वही सवाल का दिमाग केक पढ़ो ना, का मोमेंटम बनाओ, खत्म करते हैं और क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक तो निपटाई दें सभी लोग, लिख के रट के पढ़ के कैसे भी करके खींच दे मीटर, है ना हदाल में अब तक तो। ठीक है, अटेम्प्ट अब तुम लोग अटेम्प्ट लगा सकते हो ना, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मतलब 50 इज नथिंग का नंबर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हें सबसे पहले कौन आया था, सबसे आवाज आ रही है? ए यार दुखी जल्दी यार से। हाँ, इसका आंसर बताएंगे क्या? Generally transition metal and their salt are colored due to the presence of unpaired electron metal ions. Which of the following compound is colored? इनमें से कौन सा colored है? KMnO4, सबको पता ही होगा इसका तो। ठीक है, अगले सवाल का जवाब दें। रिमोट कहाँ गया जी? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटोरिक ऑक्साइड अमोंग, इनमें से कौन सी एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, ये बतानी है। एम्फोटोरिक वो होती है जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। साफ साफ बात है, तुम्हें याद है कि नहीं है, याददाश्त वाला आंसर है। अगर याददाश्त से जवाब देंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है कौन सा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर लगेगा एम्फोटोरिक ऑक्साइड, जैसे अपन लोगों ने कभी 10th में पढ़ी हो तो दो ऑक्साइड के नाम Al2O3 है एक तो, और एक होती है जिंक ऑक्साइड, एम्फोटोरिक ऑक्साइड होती है। वैसे करके इसमें ढूंढनी है। तो जैसे Al2O3 है ना, वैसे Cr2O3 भी है, एक एम्फोटोरिक ऑक्साइड। अब Cr2O3 किस जगह पे दिख रही तुम्हें? पहले करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, KMnO4 कलर क्यों होता है, इसका रीजन क्या लगेगा? बताओ, KMnO4 कलर्ड होने का रीजन क्या? DD ट्रांजिशन, बाकी भी पढ़ के देखना। चार्ज ट्रांसफर लिगेंड, मेटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स और मेटल लिगेंड, ये पूरे पढ़ के देख लें। कलर्ड होने के पीछे का रीजन कौन है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगली काम की चीज, द एलिमेंट हैविंग AR, ये 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज, ये किसका होता है? 3d10 और 4s1 कंफर्म, कॉपर का ये। ठीक है, अगले वाले का, ये पिछले वाला आया है, बताओ, पिछले साल का सवाल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला, फ्रॉम 3D सीरीज विच एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, किसकी मैक्सिमम पाई जाती है? मैग्नीज की। 7 तक दिखा देता है ना, 2 3 4 5, 5 नहीं है सर, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 6 सारी दिखा देता है। ठीक है, चलो अगली काम की चीज, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, डी ब्लॉक का जनरल फॉर्म क्या होता है? सब आर्गोन तक तो उठाए रहेंगे, उसके बाद में 4s2 और 3d कितना होता है? 10 तक, यानी कि डी में होता है n-1, डी की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, और n में कितने आ जाते हैं? s में 1 से लेके 2 तक, तो n-1 डी 1 से 10 तक, और ns कहां से कहां? 1 से लेके 2 तक। तो करेक्ट आंसर कौन सा? पहला ही है। ठीक है, अगला, अच्छा द ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी एटमाइजेशन, ट्रांजिशन मेटल्स की हाई एंथैल्पी एटमाइजेशन होती है, और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स गिव वीक मेटालिक बॉन्डिंग, गलत है भैया ये। जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही अच्छे बॉन्ड बनाता है, उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, मतलब ये बात ही गलत है। तो हाई एंथैल्पी एटमाइजेशन पहली बात करेक्ट है, ये वाला गलत है। तो रीजन सवाल आंसर क्या लगेगा इसका? सी। ठीक है, अगला, Fe3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव बिकॉज, बताओ Fe3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल क्यों है? इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव बिकॉज ऑफ व्हाट? सबसे पहली बात, सभी लोग Fe का नंबर बता दें एक बार। 26, यानी कि 18 चले जाएंगे आर्गोन तक, उसके बाद में 4s2 और उसके बाद 3d6। अब मैं पूछता हूं कि भैया मुझे Fe+3 और Fe+2
कि अगर तुम लोग मुझे वो समझाओगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 18 तो आर्गन तक चले जाएंगे, उसके बाद में 4s0 3d कितने हो जाएंगे 5, और अगर Fe2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो 4s में से 0 ही है और 3d में कितने हो जाएंगे 6। तो सवाल बहुत सिंपल सा है कि बता भैया ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होता है इस कंपेयर टू इसके, रीजन इसमें हाफ फिल डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कोई जवाब देगा इसमें से? हाँ बी है, Fe2 पॉजिटिव में 3d 6 होता है कि इसके अंदर 3d 5 लग जाएगा, पावर में नहीं प्रिंट हो पाया और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दे, ट्रांजिशन मेटल्स लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड निकल हैव मेनी एप्लीकेशंस कवरिंग द एंटायर रेंज ऑफ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग पैथोजन। इनके काम है ये फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, हर जगह पे इस्तेमाल है। जिंक का क्यों नहीं सवाल है, जिंक क्यों नहीं आता उस सीरीज में? क्योंकि जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो बहुत सारे बॉन्ड वो नहीं बना पाता। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो है, लेकिन नहीं डी ऑर्बिटल में तो है, बट ट्रांजिशन नहीं है। उसका रीजन है डी जो उसका क्या कहते हैं डी ऑर्बिटल्स, वो कैसे होते हैं? फुल्ली फिल्ड होते हैं, डी ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, इस वजह से, इसीलिए ये किसी भी जगह पे बॉन्डिंग नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फुल्ली फिल्ड है। इसके जिंक के बॉन्ड जो बनते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा? लो होगा, क्योंकि कोई बॉन्डिंग नहीं है। ये सबसे सॉफ्ट मेटल की लिस्ट में भी आ जाते हैं, इसीलिए सॉफ्ट मेटल लाइन से है, जिंक के नीचे कैडमियम, उसके नीचे मरकरी। ठीक है, आगे ये ध्यान से देखें, व्हाट विल बी द स्पिन, व्हाट विल बी द स्पिन ओनली मूवमेंट ऑफ, इसमें नेगेटिव मूवमेंट होगा, ओनली नहीं होगा जहां तक है। और Cu2 पॉजिटिव 27 का बताना, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, निकालो आंसर निकालो। CO2 पॉजिटिव का म्यू निकाले, फॉर्मूला पता सभी को, अंडर रूट n मल्टीप्लाई n+2, बना आंसर बनाओ। लगातार करते चलने को, बहुत सारे सवाल करने के लिए होंगे, बीबीटी के बहुत से सवाल करने के लिए होंगे, CFSE के बहुत से करने के लिए होंगे, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें संग के संग। सिर्फ देखते रहने से बोरियत आ जाती है, तो जो सवाल अटेम्प्ट करने की मेंटलिटी के साथ बैठे, ऐसे ना बैठे कि हमें बस देखना है, देख के छोड़ देंगे क्वेश्चंस। ध्यान नहीं, ध्यान कम लोग गेट लगा देते ढक के, वैसे ही कुछ तो रिडक्शन हो ही जाता। अब आंसर बताएंगे, एन की वैल्यू कितने एम्पियर है इसके अंदर? 3 है, तो मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई में 3 × 2 में 5 करेंगे तो 15, और 15 जो आंसर होता है रूट 15 वो 16 है, यानी 4 से कम आएगा। 4 से कम एक ही आंसर है इसमें। 3.87 BM की फुल फॉर्म जानता है सब? बोल देंगे टर्न। अगला सवाल 12 वाले का जवाब ध्यान से देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर गिवन, ये इतने आयन दिए गए तुम्हें, आइडेंटिफाई द आयन विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है इसमें से एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये बातें पूछी गई हैं इनमें। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहली बात तो सभी लोग ध्यान से इतना सुन लें, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का नुकसान कराएं, दूसरे को रिड्यूस कर दे, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी सामने वाले को दे दे, जो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, भैया तेरा नुकसान हो जाएगा, तो उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद में ऐसा कौन सा है जो अनस्टेबल है, उसके बारे में पता लगाना है। उसके बाद में इनमें से ऐसा कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पता लगाना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे उन पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो उन्होंने उनका नंबर बढ़ा दिया, तो वो हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिन्होंने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया, उन्होंने उनका नंबर घटा दिया, नेगेटिव में कर दिया, वो हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से छांट के बताने की ऐसा कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। देखते हैं। पहली बात, बहुत सारे आंसर बस 2-3 चीजों में छुपे होते हैं, क्या तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाए कि नहीं कर पाए। एक बहुत कॉमन सवाल जो लगातार रिपीटेडली पूछा गया कि मैं तुम्हें 2 सवाल वो बताया लगातार कि एक में तुम्हें करना पड़ता है T2G वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एक में करना होता है नॉर्मल वाला। जैसे कि मान लो मैं इसका कर देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, Cr2 पॉजिटिव, Cr का नंबर कितना होता है 24, यानी कि पहले 24 वाला करते हैं। Cr ये अपने पास में नंबर रखता है 24, यानी बनेगा आर्गोन तक 18, उसके बाद में 4s2 और 3d कितना 5, नहीं 4s1 और 3d कितना
5 ये बनता है। अगर इसका तुमसे पूछा जाए कि इसका पॉजिटिव बताओ, मतलब Cr2 पॉजिटिव वाली स्टेट बताओ इसकी, तो +2 में इसका क्या बनेगा, आर्गन तक तो सेफ आ जाएगा, 4s में 0, 3d में कितना आ जाएगा 4। ये छोटे साइज वाला एलिमेंट है पीछे वाला। इसमें तुम सभी को दिखानी होती है ये वाली स्प्लिटिंग, ऐसे करके दिखाना होता है सभी को। जब ध्यान से समझाएंगे कि इसमें 4 कैसे बदले जाएंगे, 1 2 3, और उसके बाद ऊपर कौन चला जाएगा, 1 4। अब बात ये कि ये जो 4 है अपना इलेक्ट्रॉन देकर T2G में कितने करना चाहता है, 3 करना चाहता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसीलिए Cr बिहेव लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये चाहता है कि मेरे T2 वाले में कितने हो जाएं, 4 से कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। तो T2 को हाफ फिल करके Cr रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। Cr का ऐसे ध्यान रखें, रटना है कुछ नहीं है, समझाने वाली बात नहीं है, ये रटंत विद्या है, तुम इसे समझ रहे होगे बाय द चांस, समझना नहीं है, ये याद ही रखना है कि Cr एक्चुअली में बिहेव लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट। Cr रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसके पीछे का बहुत सिंपल सिंगल सा रीजन कि Cr अपने पास में T2 में 4 से किस में चला जाता है, 3 में चला जाता है, D4 से वो T3 के अंदर चला जाना चाहता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और जो इंसान इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो बिहेव लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपने पास से वो Cr है, सबसे पहली काम की चीज। दूसरी काम की बात वो सुने कि इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो देखना कौन सा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताता हूं, जरा Mn का नंबर बोले एक बार सभी लोग। Mn 3 पॉजिटिव बाद में बनाऊंगा, Mn का नंबर है 25। Mn और Cr का सवाल लगातार पूछा जाएगा, सभी लोग ध्यान रखें, Mn Cr लगातार, ठीक है। Mn के बारे में आर्गन तक 18 आ जाएंगे, उसके बाद में 4s 2 और 3d कितने आ जाएंगे 5। अगर तुम Mn 3 पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो Mn 3 पॉजिटिव में वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक यहां से देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, तो बन जाएगा अपने पास में 4s 0, 3d कितने हो जाएंगे 4। यहां पर इसके पास में 4 है, ये क्या करना चाहता है, इन दोनों के पास में लास्ट में 4 ही आते हैं, पर ये 4 में नेचुरली ऐसे बिहेव करता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मेरे T2 आधे भर जाएंगे। लेकिन ये कैसे बिहेव करता है, मेरे पास 4 है, मुझे कोई एक इंसान इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे कि मैं हाफ फिल्ड हो जाऊं। तो इसको याद रखना है, Cr एक इलेक्ट्रॉन देता है, बिहेव लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि Mn एक इलेक्ट्रॉन लेता है, बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है क्योंकि ये D4 से D5 में होना चाहता है, जबकि ये वाला D4 से D3 में होना चाहता है। इस बात को रट ले Cr के केस में और Mn के केस में, Cr और Mn के केस में, इस बात को ध्यान से याद रखें। सवाल कुछ ऐसे पूछा भी जा सकता है कि Cr और Mn both have D4 electronic configuration, then how they are different from each other, why Cr behave like reducing, why it behave like oxidizing। तुम ऐसे करके जवाब दे के आना है, रट के जवाब देना होता है। अब बात इनमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है वो देखना है। वो सुने, हमारे पास में सबसे लास्ट में आता है जिंक, जिंक से पहले आता है कॉपर, ठीक। तो जिंक की वैलेंसी क्या होती है, स्टेट बता दो। जिंक की एक ही स्टेट है मेरे अकॉर्डिंग तो +2, और कॉपर क्या होती है +1 और +2। अपने पास सबसे स्टेबल कोई अनस्टेबल जो आदमी है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और सुन लें। कॉपर का नंबर बताओ सभी लोग, 29 है। अगर कॉपर का नंबर 29 है तो सीधी सीधी काम की कहानी की कॉपर बनेगा आर्गन तक 18, उसके बाद में 4s 1 और 3d कितना 10। उसके बाद में कॉपर अगर +1 निकालना चाहता है, कॉपर अगर +2 करना चाहता है तो बन जाएगा 4s 0 3d 10 और 4s 0 3d 9, +1 और +2 का आंसर। अब तुम बताओ कि +1 और प्लस इन दोनों केस में कौन सा अनस्टेबल है, कौन किस चीज में कन्वर्ट होने के लिए बेचैन हो रहा होगा, इसमें कौन शांत बैठेगा, ये तो सिंपल जवाब है। और कौन फिर ये क्या चाहता होगा कि मुझे कैसे भी करके, हाँ, तो तुम्हें समझ में आता है इन दोनों में कौन अनस्टेबल है, वो ध्यान से देखा। अब जरा Fe के बारे में भी सोच के देख लें एक बार, Fe के दोनों आंसर बना के देख लो, Fe2 पॉजिटिव और अगला Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव नंबर कितना होता है Fe का 26। अगर Fe का बैलेंस स्टेट सेट करेंगे तो 26 के अकॉर्डिंग आर्गन तक तो 18 जाएगा, उसके बाद में 4s 2 और 3d कितना 6। अगर Fe+2 की बात करेंगे तो बन जाएगा 4s में 0 3d में कितने आ जाएंगे 6, और Fe3 पॉजिटिव में 4s में 0 3d में कितने आ जाएंगे 5। ये दोनों ही ठीक है, मतलब ये तो शांत बैठेगा, ये तो स्टेबल है ही है, इसको दिक्कत नहीं है। और 6 वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है 4 में और 9 में। 4 वाले चाहते हैं कि मैं लेन देन कर लूं, 9 वाले चाहते हैं मैं लेन देन कर लूं। तो इनमें अनस्टेबल कौन है,
इस इस पूरे क्वेश्चन में कितने आंसर काम में आ रहे हैं? ये पहला काम में आ रहा है, बाद वाला काम में आ रहा है, इन दोनों का कोई रोल नहीं है। और सीयू प्लस में और सीयू प्लस टू में कौन अच्छा है, कौन स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। अगली काम की चीज, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े ध्यान से। Write any two consequences of lengthened contraction. Name the element of 3D series which exhibit largest number of oxygen state और give reasons. हाँ भाई, lengthened contraction के कोई भी दो consequence बताने, क्या होता है उसकी वजह से। सबसे पहली बात तो ये कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद में भी उनका साइज लगातार डिक्रीज करता है। सबसे पहली काम की चीज, एटॉमिक रेडियाई या फिर कह सकते हैं आयनिक रेडियाई, एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस इवन आफ्टर, ionic radii decreases even after increase in atomic number, increase in atomic number even after increase in atomic, गलत लिख दिया मैंने, decreases ionic and atomic radii decreases even after increase in atomic number due to lengthened contraction की वजह से हो रहा है ये। एटॉमिक नंबर बढ़ने के बावजूद उनका साइज घटता ही घटता है। दूसरी काम की चीज, वो तो उसका रीजन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है पुअर टिल्टिंग इफेक्ट। उससे होता है क्या, सबसे पहली बात होता है साइज घटता है। दूसरा क्या होता है उससे, दूसरा इससे होता है कि उसके आगे वाले मेंबरों का साइज भी उसके ऑलमोस्ट सेम होता है, और ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, और इसकी वजह से वो सारे एलिमेंट नेचर में भी पास पास पाए जाते हैं। मैं कुछ लिख रहा हूं, ड्यू टू लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन क्लोज एलिमेंट्स या फिर नियर बाई एलिमेंट्स आर ऑफ सेम साइजेस, नियर बाई एलिमेंट्स आर ऑफ सेम साइजेस, आर ऑफ सेम साइजेस, जो पास के एलिमेंट होते हैं लगभग सेम साइज के होते हैं, विच फाउंड टुगेदर इन नेचर, विच फाउंड टुगेदर इन नेचर, जो कि नेचर में साथ में ही पाए जाते हैं, फाउंड टुगेदर इन नेचर। ठीक है, ये काम के दो जवाब हो गए, टुगेदर इन नेचर। अगले वाले सवाल का जवाब तो बहुत सिंपल है, पढ़ के छोड़ दिया मैंने। सबसे ज्यादा स्टेट कौन दिखाता है ऑक्सीजन स्टेट, मैग्नीज। ठीक है, अगला 14 का जवाब दे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। कॉपर क्यों नहीं करता? अरे सीधी बात है कि कॉपर का जो मतलब रिएक्टिविटी है वो कम होती है। मतलब सीरीज में भी ना काले नाग का मैनेजर आलू ज्यादा फीका पकाता है के बाद में आता है क्यों जी, तो एच ऊपर आता है और क्यों नीचे आता है, सबसे पहली बात कॉपर। लेकिन अगर अपन लोग 10th वाला जवाब ना दे और अगर 12th वाला जवाब दे, तो कॉपर का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉपर का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन कितना होता है, 0 होता है। तो जिसका इसका 0 है इसका पॉजिटिव है, तो इस वजह से कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नेगेटिव वाले लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिनका ज्यादा है पोटेंशियल वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ध्यान रखो। कम है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, ज्यादा वाले डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन जो रीजन लगेगा इसका ये लगेगा, कॉपर है पॉजिटिव पोटेंशियल, कॉपर है पॉजिटिव पोटेंशियल, कॉपर है पॉजिटिव पोटेंशियल देन हाइड्रोजन, सो इट डू नॉट डिस्प्लेस पॉजिटिव पोटेंशियल देन हाइड्रोजन, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता उसका। ठीक है, जवाब नंबर बी, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उनके पास में अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो पैरामैग्नेटिक होने का सिंपल सा रीजन कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स ऐसे करके। ठीक है, इस वजह से वो पैरामैग्नेटिक दिखा देते हैं। बहुत सिंपल जवाब है, कुछ खास नहीं। जिंक, कैडमियम, HCl सॉफ्ट मेटल क्यों है, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं, किसी साथ बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो खुद को सॉलिड रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी वाले का रीजन कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इनके पास में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इस वजह से नो बॉन्डिंग, कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, और स्टेट भी इसकी सॉलिड नहीं होती है। नो बॉन्डिंग एंड नो हार्डनेस, कोई हार्डनेस भी नहीं पाई जाती है। जिसके जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे वो उतना ही ज्यादा मजबूत भी माना जाएगा। ठीक है, अगला पढ़े ध्यान से। पहला सवाल आसान है, पढ़ ले, मतलब प्रॉपर ही पढ़ ले, तीनों चारों पांच सवाल पढ़ के देख ले ध्यान से, जो भी है 3 है। वॉल्यूम 2 बार प्लस माइनस पे 2 बार प्लस,
बताएगा कोई, जवाब बताएगा? जिंक इज नॉट कंसिडर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज, अभी बोला था इस वजह से Cr2 पॉजिटिव और Mn3 पॉजिटिव, जस्ट अभी बोला था कि रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि दोनों के अंदर चार आता है पीछे, नेचुरली ऐसा अपन लोग ध्यान रखेंगे। और ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, क्यों? बिकॉज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगला ये देखें ध्यान से, इन सभी का तो मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं, इनमें से किसका 1.73 मैग्नेटिक मूवमेंट है? 1.73 एक मिनट किसका रूट होता है? लगभग 3 का। भाई रूट 3 किया गया होगा 100%, तब यहां से क्या बना होगा 1.73, और रूट 3 कैसे किया गया होगा? मतलब कि 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2 होने पर, यानी कि अनपेड कितने होंगे? 1 है। तुम कैसे भी घुमा के निकाल सकते हो, वैसे निकाल लो, तो निकालना है। चल ध्यान से, स्कैंडियम में पहला स्कैंडियम में तीनों निकल गए तो क्या बचेगा? 0। तो ये तो नहीं है, कंफर्म है, फिक्स है। उसके बाद में और सोचे, जिंक के दो निकल गए तो फुल्ली फिल्ड है, ये भी नहीं है। Cu2 पॉजिटिव पे आ जाओ, Cu2 पॉजिटिव के अंदर अगर 2 निकाल दिए गए, जिसका 4s 1 और 3d 10 होता है, तो 9 बचेंगे, एक अनपेयर्ड है उसमें, तो ये हो सकता है आंसर। और का भी चेक कर सकते हैं, टाइटेनियम वेनेडियम, इसका दोनों टाइटेनियम है, तो 2 आंसर हो सकते हैं, चेक कर लेना। मतलब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, स्कूल में आके बात ये, ठीक है? ये ध्यान से पढ़ के देख लें, ध्यान से पढ़ लें। सबसे ज्यादा वेटेज किसका चैप्टर का? सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? सबसे, है ना? देखें सवाल तुम्हें क्या लगेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पढ़ के देख लो पहले। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन, गलने से बचाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? ये पूछ ज्यादा है। निकेल का पोटेंशियल है माइनस के 0.25 वोल्ट, उसके बाद में आयरन का पोटेंशियल है माइनस के 0.44 वोल्ट, और जिंक का जो पोटेंशियल है वो माइनस के 0.76 वोल्ट। ये तो याद ही है। इनमें से ऐसा कौन सा आदमी है जो अगर लोहे के साथ में यूज किया जाए तो लोहे को सेफ रखेगा, खुद को गलाएगा? अभी बोला, जिनका नेगेटिव होता है वो खुद को रिड्यूस करेंगे, जिनका पॉजिटिव होगा खुद को रिड्यूस नहीं करेंगे। इनमें सबसे नेगेटिव किसका है? तो जिंक अगर इसके साथ में आ जाएगा तो जिंक अपने आप को गलाएगा, इसको गलने नहीं देगा। जिसका नेगेटिव है वो खुद को रिड्यूस करेगा। तो जिंक ड्यू टू हैविंग लोअर नेगेटिव पोटेंशियल, ड्यू टू हैविंग लोअर नेगेटिव पोटेंशियल will reduce itself, will reduce before iron, ठीक है? ऐसे लिख दो, टू प्रोटेक्टेड, आयरन को बचाएगा क्योंकि उसका नेगेटिव पोटेंशियल है। बस जिंक का इस्तेमाल करना, निकेल का नहीं कर सकते। सीधी सीधी काम की चीज, जिसका नेगेटिव है वो खुद को रिड्यूस करेगा, सीधी सीधी चीज। नेगेटिव होने का मतलब ही यही है कि इस पर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जल्दी भगता होगा माइनस को लेने के लिए, तभी नेगेटिव है। खैर रहने दो, सी पढ़े ध्यान से। द सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज, क्रोमियम की दी गई है सेकंड वाली दी गई है। क्रोमियम की जो सेकंड एंथैल्पी दी गई है दैट इज 1592, और मैग्नीज की जो दी गई है दैट इज 1509 किलो जूल पर मोल, 92 किलो जूल पर मोल, ठीक है? इसकी भी किलो जूल पर मोल। अच्छा, सवाल बस इतना सा कह रहा कि एक्सप्लेन द लोअर वैल्यू ऑफ Mn की लोअर क्यों है, प्लीज क्वेश्चन है। सारे जवाब एक ही चीज छुपे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के अंदर। एक बार सभी लोग ध्यान से करके देख लें। Cr 24 है, तो अगर अपन लोग इसका बनाएंगे 24 का तो बन जाएगा 18, तो आर्गोन तक हो जाएंगे। उसके बाद में 4s 1 और 3d कितना 5, जबकि अगर Mn का बनाते हैं तो 18 तो आर्गोन तक चलेगा। उसका 4s 1 और 3d कितना आ जाएगा, 3d 2 और 4s 2 और 3d 5। अब बात है कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहला ये राजी राजी दे देगा। अगर ये पहला राजी राजी दे देगा तो बन जाएगा Cr+1, यानी कि आर्गोन तक तो ठीक ठाक बात पहुंच गई। 4s में 0 है, 3d में 5 है। कैसा हो चुका है अभी हाफ फिल्ड। लेकिन अगर इसके बाद में बात करेंगे पहला देने में, तो ये थोड़ा सा पहले में हिचकेगा, बन जाएगा 4s 1 और 3d 5। अब बताओ दूसरे में कौन हिचकेगा ज्यादा? दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए Cr आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि भैया मेरे तो 5 आधे भरे हुए हैं, मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दूं? तो Cr की वैल्यू ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि Cr में लिखना कैसे वो सुनो, Cr हैव ग्रेटर
आयनेशन इंथैल्पी बिकॉज इट हैव हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, उसमें सेकंड वैकेंट का भी यूज कर लेना। दूसरी बात में सीआर की जो इंथैल्पी ज्यादा क्यों बैठती है, क्योंकि उसके पास में कैसे है, हाफ फिल्ड है, तो वो स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके एमएन पे। दूसरी बात में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो फिर भी मतलब मानता तो मुश्किल से है वो भी, लेकिन फिर भी जल्दी मान जाएगा एज कंपेयर टू में इसके, इन दोनों के। पहली बात में किसकी ज्यादा होगी, पहली बात में इसकी, क्योंकि मैं फुल हूं ये हाफ है, और इसकी कम होगी। लेकिन दोबारा में इस वाले की एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जबकि इस वाले की एनर्जी कम पाई जाएगी। अगले का जवाब, गिव टू सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैंडियम और जिंक की। कौन सी दो सिमिलरिटी दे सकते हैं अपन लोग, स्कैंडियम और जिंक में? पहली सिमिलरिटी लगा सकते हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है अपने पास में, 4s 18 आर्गन 4s2 3d 1। स्कैंडियम और जिंक दोनों ही अक्सर, ये लास्ट वाला आदमी है, ये दोनों अक्सर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस ही बनाते हैं, अक्सर डाईमैग्नेटिक बनाते हैं, क्योंकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसके फुल्ली फिल्ड रहते हैं, ये भी अपना एक ही देता है, तो फुल्ली फिल्ड मैक्सिमम रहते ही हैं, तो डाईमैग्नेटिक बनाते हैं। सबसे पहली काम की चीज तो ये, एक तो ये, दूसरा अगर डाईमैग्नेटिक बनाएंगे तो कलर्ड होंगे, कलरलेस होंगे। अगर कोई अनपेयर्ड ही नहीं है तो कैसे कंपाउंड होंगे, कलरलेस कंपाउंड होंगे। तो अक्सर इनके जो कंपाउंड बनते हैं वो कलरलेस कंपाउंड ही रहते हैं, ये भी ध्यान रखें। 2 प्रॉपर्टीज इनके बीच में कॉमन है, वो ये वाली है, डाईमैग्नेटिक है और ये कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि इसके पास में तो फुल्ली फिल्ड है और ये सब कुछ दे ही देता है, कुल मिला के बात ये। अगले का जवाब, व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट कॉजेज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, किसे कहते हैं? सबसे पहली बात किसे बोला जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? द डिक्रीज इन एटॉमिक आयनिक रेडियस इवन आफ्टर द इंक्रीज इन नंबर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगली काम की चीज, व्हाट कॉजेज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा ये बोल दिया मैंने, कहते किसे, साइज का कम होना, और क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा 2 स्टेप में, चलो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आयन इन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन, क्रोमियम की स्टेट क्या होती है, बताए कोई मुझे? क्रोमेट आयन का फॉर्मूला बता दे कोई बस, क्रोमेट का फॉर्मूला और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। कठिन तो नहीं होना चाहिए वैसे ही, है ना? मैं बताऊं स्टेट, बताऊं इसकी, क्रोम की स्टेट बताऊं, दोनों में 6 होती है। किसकी, क्रोमियम की? किस में, मतलब बैलेंसी में? वो नहीं है सवाल, वो टोटल स्टेट है, इसमें पूछ रहा है क्रोमेट आयन में और डाइक्रोमेट आयन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है इन दोनों आयंस में। आयंस के फॉर्मूले पूछ रहा हूं, अगर याद हो तो बता दो। आंसर 6 होती है। CrO3 पढ़ा है, इस पे फिलहाल मान ले नेट चार्ज कितना है, 0 है। Cr का क्या मान लेते हैं, x, O पे कितने होते हैं, -2 इंटू में 3 करेंगे तो -6 इक्वल टू में 0, x वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, +6। एक और है डाइक्रोमेट का, बता फॉर्मूला क्या बता रहा है, सुनाई नहीं, CrO 2 और 3 नहीं सुनाई दिया मुझे, कहां पे 3 है, कहां 2 है, कहां 4 है, 6। चलो आगे देखें, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Ki विद KMnO4, बता दो, ये तो बता दो। Ki की रिएक्शन को I नेगेटिव लिखते हैं, KMnO4 को अपन लोग MnO4 नेगेटिव लिखते हैं। उसकी रिएक्शन कैसे कैसे होगी वो पूछेगी, क्या बनेगा रिएक्शन में? रिएक्शन में शायद ये बनता है Mn2 पॉजिटिव प्लस में I2 प्लस में H2O। तुम्हें अब भी याद नहीं, आज की डेट में भी याद नहीं, कलर बता दो चलो, किसका ऑरेंज से येलो होता है, किसका येलो से ऑरेंज होता है, किसका पिंक है, किसका ग्रीन है उसमें लगातार है। कौन बेस की बेसिक में बेस में ऑरेंज से येलो हो जाता है, एसिड में रेड येलो से ऑरेंज हो जाता है, कौन है वो कंपाउंड? रिवर्सिबल चेंजेस है, रिएक्शन में लिखे हुए हैं, ऑरेंज येलो, येलो ऑरेंज, डाइक्रोमेट आयंस का, एसिड से बेस, बेस से एसिड में न्यूट्रल चेंज हो जाता है वो याद करें, बैठ के रटें, पेपर में सवाल आते हैं उनके।
हद है यार, जवानी बीत गई अब तक वो प्रॉपर्टी याद नहीं है। ये देखिए, वाई आर ऑल कॉपर हैलाइड्स नॉन एक्सेप्ट कॉपर आयोडाइड, मतलब कॉपर की रिएक्शन Cl से हो जाती है, कॉपर की Br से भी हो जाती है, कॉपर की फ्लोरीन से भी हो जाती है, ठीक है, फ्लोरीन से हो जाती है, अरे फ्लोरीन से भी हो जाती है, लेकिन कॉपर की आयोडीन से नहीं बनती। क्यों बात? कॉपर सबके साथ में रिएक्शन कर जाता है, इससे बात क्यों नहीं बनती है? तुम इसका जवाब समझ के दे सकते हो? नहीं दे सकते। तुम्हें पहले से साफ साफ रटा होना चाहिए आंसर। तुमने जितने मैक्सिमम D&F ब्लॉक में क्वेश्चन कर लिए होंगे उतने तुम्हें रटे होंगे। अगर वो पेपर में आ जाते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। रटा होना चाहिए, क्योंकि तुम इन सवालों के जवाब दे नहीं सकते, बना नहीं सकते। मैथ के सवाल नहीं है ये तो याददाश्त की बात है सीधे सीधे, ठीक है। अब तुम SST का पेपर कभी दो और वहां पे कोई युद्ध आ जाए कि फलाने युद्ध में क्या हुआ था, तो हम उसका जवाब पहले से याद होगा तभी तो देंगे। अपने मन से थोड़ी करेंगे कि लड़ाई हो रही थी फलाने युद्ध में, नहीं कर सकते। तो ध्यान से बात सुने, अगर CuI2 का हिसाब किताब बनाने पे आ जाए अपन लोग कि CuI2 क्यों नहीं पाया जाता, उसका बहुत सिंपल रीजन है। कॉपर रिड्यूसेस I नेगेटिव आयन इनटू, अभी तो करके आए थे, I2। कॉपर I नेगेटिव आयन को अलग से रिड्यूस कर देता है, वो खुद से चिपकने ही नहीं देता। कॉपर रिडक्शन करके उसको I2 में कन्वर्ट कर देता है। आंसर को लिख लें तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो पक्का दोबारा भूल जाएंगे। अब तक वो ऑरेंज येलो याद क्यों नहीं है? मतलब तुम पढ़ के आते तो मैं काम तो दिया ही गया था 22 तारीख को 23 तारीख का, ठीक है। आगे बढ़ा दूं, लंबा पड़ेगा ये तो, खेल लो, ठीक है भाई। वाई इज द E0 ऑफ V3 पॉजिटिव एंड V2 पॉजिटिव वैल्यू फॉर वेनेडियम कंपेरेटिवली लो? ये क्या कह रहा है, समझ में आता है किसी को? E0 ऑफ V3 पॉजिटिव से अगर V2 पॉजिटिव में जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो लो क्यों होती है? EMF की वैल्यू, ठीक है, बताता हूं। चलो इसके सारे जवाब। इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन, नंबर बताओ इसका पहले तो, कितना? 23। अगर 23 इसका नंबर तो साफ सीधी बात है, आर्गोन तक 18 साफ बोलेगा, उसका 4s2 3d कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। अब सभी लोग ये बताएंगे Vr3 पॉजिटिव का हिसाब किताब बनाओ। आर्गोन बन जाएगा 4s में 0, 3d में कितने हो जाएंगे? 2। और सभी लोग V2 पॉजिटिव का हिसाब किताब बताएंगे तो आर्गोन तक तो सेफ है, उसके बाद में 4s 0, 3d कितना हो जाएगा? 3। अब भी बात समझाएं, 3 में और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 में और 2 में। इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए ना, 2 यहां से दिए, 1 यहां से दिए, हाँ, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, 2 यहां से दिए। बताओ ये किस स्टडी का सवाल है? शायद कुछ दिया भी होगा, पर ये तो आसानी तो जवाब निकल जाएगा, इसमें देख क्या जाता है आंसर। Vr3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव जाने की होड़ क्यों होती है? बताता हूं, सिंपल बात सुनो। हाँ भाई, 3 पॉजिटिव क्यों आता है? क्यों 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। 2 पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। मुझे एक बात बता दें, अगर 3 पॉजिटिव से, अगर हम लोग 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करना कि गेन करना है? इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन नाम की नेगेटिव चीज मिलेगी तो 3 प्लस और 1 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, गेन किया इलेक्ट्रॉन ने की नेगेटिव एनर्जी गेन की, तो उसका जो E0 है वो रिड्यूस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। इस वजह से जो Vr3 पॉजिटिव से और जो V2 पॉजिटिव की वैल्यू होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है, बिकॉज ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, उल्टे का क्या होगा जवाब? V2 पॉजिटिव से V3 पॉजिटिव का हाई और 3 से 2 का लो। तो नंबर ही देख लो ना, 3 से 2 ज्यादा है, डिक्रीज तो कर रहा है नंबर, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। 18 नहीं 17 का सी है। अरे यार, वाई HCl शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन? टाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है H2SO4 का। अगर प्रैक्टिकल किया हो बाय द चांस, सुनने के सिवाय टाइट्रेशन किसे कहते हैं, तो जवाब दें कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों होता है, और HCl भी तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये सब पोटेशियम परमैंगनेट जिसने एनसीईआरटी करी हो शायद उसमें है ये सवाल। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो टाइट्रेशन में होता है, स्ट्रॉन्ग कौन सा एजेंट है? ये रिड्यूसिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग है?
और अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये करता क्या वो सुनो, ये HCl को रिड्यूस कर देता है। किसमें? ये HCl नाम के जो कंपाउंड बनता है इसमें से H2 अलग कर देता है, Cl2 को रिएक्ट करवा देता है। इस वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ में रिएक्शन करके इसी को खत्म कर देता है। इस वजह से इंपोर्टेंस वैसे नहीं है, मतलब शायद। अब वो बात अलग है कि मैं कहने के बाद में तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा अजीब लगता है, पर कोई बात नहीं, ये बताएंगे। एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, जितने भी पीरियड है 3D 4D जो भी है, देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस डी ब्लॉक एलिमेंट। जो बाद वाले एलिमेंट है, मतलब कि बाद वाला जैसे जिंक है, जैसे कैडमियम है, जैसे मरकरी है, इनका साइज एज कंपेयर टू बाकी लोगों से ज्यादा क्यों होता है? इसके पीछे लोग छोटे छोटे होते हैं, जबकि एकदम साइज इसके अंदर लगातार एकदम से बढ़ता है। इनके साइज एकदम से क्यों बढ़ जाते हैं? मतलब पहले जो साइज होता है वो पहले वाले का ज्यादा, फिर ऐसे करके डिक्रीज करेगा, कम होता चला जाएगा, और पीछे वाले का साइज एकदम से बढ़ता क्यों है? उसके पीछे बहुत सिंपल रीजन कि इनके सारे डी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं। खाली नहीं छोड़ के आना तुम्हें, बस ये सारे आंसर नंबर मिलेंगे। इनके डी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज्यादा रिपल्शन भी होता है, और ज्यादा रिपल्शन होता है इसलिए उनका साइज थोड़ा सा बड़ा भी होता है। जैसे अपने पास में साइज के पीछे दो रीजन थे, एक तो था न्यूक्लियर इफेक्ट और एक था शील्डिंग इफेक्ट। जब तक न्यूक्लियर ज्यादा है तब तक साइज घटेगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो साइज बढ़ेगा। तो पहले साइज घटता है, बीच में साइज कांस्टेंट, और फिर आगे जाके साइज बढ़ेगा। तो साइज के बढ़ने का रीजन कौन है? इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। रिपल्शन बिकॉज डी ऑर्बिटल हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और कुछ नहीं। बाद के साइज बढ़ते हैं, कुल मिला के बात ये। 98 का जवाब दे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट आयन सॉल्यूशन? ये तो वही आ गया, डाइक्रोमेट आयन सॉल्यूशन पे पीएच का क्या इफेक्ट है? पीएच दो होती है अपने पास में, एक तो एसिडिक और दूसरा बेसिक। एसिडिक और बेसिक है ना। डाइक्रोमेट आयन, अगर इसको एसिडिक में करवाते हैं, कोई मुझे कलर बताएगा इसका कितना कैसा होता है? ऑरेंज से येलो एसिड की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में येलो से ऑरेंज। तो पीएच अगर तुम बढ़ा रहे होगे तो उसका कलर ये चेंज होगा। पीएच अगर बेसिक कर रहे होंगे तो ये वाला कलर चेंज होगा, येलो टू ऑरेंज। और अगर एसिडिक करेंगे तो ऑरेंज टू येलो। बस इतना जवाब देना है कि अगर एसिड की प्रेजेंस में है तो उसका कलर कहां से कहां चेंज होगा, और अगर बेस की प्रेजेंस में है तो कलर कहां से कहां चेंज होगा। वो पीएच की वजह से इंटरचेंजेबल होते हैं। एसिड से बेसिक कन्वर्ट करेंगे तो कलर भी इंटरचेंज हो जाता है उनका, ये ध्यान रखना है। ये तो पढ़ के ही आएगा भैया, ये उसी जगह पे अवेलेबल है। किसी पे भी कॉपी किताब नोट्स हो तो दिखा दूं अभी के अभी। चल भाई, है ना, 2 मिनट का मौन पढ़ने सवाल पहला, क्योंकि मैं फिर शुरू होऊंगा फिर खत्म करूंगा। जवाब देगा कोई मुझे इस सवाल का? नंबर ऑफ आयंस ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ फलाने, कितने आयंस में टूटेगा ये? एक Fe2 पॉजिटिव, एक दूसरा SO4 2, उसके बाद में ये 3 4 4, उसके बाद में ये 5, और ये तो पानी में डिसॉल्व भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 आयंस नहीं दे, अब भी नहीं दिखे। Fe ये वाला पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, 2 3 4 2 बार है ना ये, और ये 5, और ये तो पानी में डिसॉल्व होना ही होना है, तो वो अलग चीज है। करेक्ट आंसर 5। ठीक है, अगला। व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी बताना। Pn कैसा होता है? बाइडेंटेड, तो 2 दूनी 4 + 2 ये रहे, कितनी हो जाएगी? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी
सीधी सीधी काम की बात, कितने लोग अटैच है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी मानी जाती है, 6 लोग अटैच है। अगला सवाल, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेबिलाईजेशन ऑफ CFSA ऑक्टाहेड्रल इज, उनके बीच में गैप है 18,000 सेंटीमीटर। अच्छा, एनर्जी क्रिस्टल फील्ड CFSE, तो ऑक्टाहेड्रल का अगर 18,000 है तो टेट्रा का कितना होगा, ये सवाल है। ये तो कुछ नया है। पहली बात, स्ट्रेट निकालने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इसका x मान के -6 इक्वल टू -4 करेंगे तो बन जाएगा x इक्वल टू में +2। इसका भी करेंगे तो x माइनस के 4 इक्वल टू -2 करेंगे, x इक्वल टू में कितना +2। तो ये दोनों बात जगह बराबर ही है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 4 है, हमें आंसर बनाना है। ठीक है, बनाएंगे हम आंसर बनाएंगे। कोबाल्ट का नंबर बोलो, 27, बांटो 18, 4s2 और 3d 7, कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 9 है ना। तो 9 में से यहाँ पे कितने गए थे, मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड बने 6, यहाँ पे कितने बॉन्ड बने 4, तो 4/9। एक बार मैं सेट कर लूँ आंसर, रुक जाओ। 4 अगर वैसे होता तो 6/9, अगर 6 बॉन्ड है और 4 है तो 4/9, टोटल 18,000 है। इसका करते हैं तो 18 और 18 2 24, 18 और 24 26, ठीक है, काटेंगे तो 2,000। अरे ये तो मतलब ध्यान दो, अब 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। पल्ले पड़ गया तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। इसमें हमने 4/9 किया क्योंकि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। Cl मतलब कुछ ऐसे समझ लो कि कोबाल्ट Cl4 का मतलब कि 9 में से 4 का इस्तेमाल कर रहा होगा, कुछ ऐसा कुछ हिसाब किताब है। तो आंसर करेक्ट 8,000 है। ठीक है, सही है, मदन दो, कोई बात नहीं, जितना दिमाग में चला जाए जो जो वो देख लेंगे। इसका जवाब तो दे तो आसान है मेरे अकॉर्डिंग तो। निकिल CO4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करके दिखा दे। जवाब दे, निकाल ले, अपने आप निकाल ले। उसका 8,000 सही है, ध्यान रखना। बता, आंसर बता। नहीं, मैं आंसर के पीछे थोड़ी जाऊंगा, तुम मुझे बता, मैं टिक लगाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। डी है करेक्ट आंसर। निखिल का नंबर 28 है, तो फिर डी लगा दी भैया, मुझे नहीं पता, ये तो सही होना चाहिए बात, ये इसीलिए कहता हूं। आगे देखें भैया, प्रेडिक्ट, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक निकिल इन द कॉम्प्लेक्स NiCO4। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा। अच्छा, वैसा कुछ निकिल का नंबर कितना होता है 28, यानी कि बन जाएगा 18, तो आर्गोन तक चले जाएंगे। उसके बाद में 4s2 और 3d कितना आएगा 8। ठीक है, चलो आगे। प्रेडिक्ट वेदर द कॉम्प्लेक्स SuF6 इज डायमेंटिक पैरामेंटिक। सवाल भैया अपने आप कर रहे हैं, सवाल है, सवाल की तरीके से निपटाएंगे। कैसे करेंगे डाइयो पैदा के लिए, वो पता है सबको। F6 है, कौन सी क्या इस्तेमाल करोगे, CFT VBT कुछ भी कर लो, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ट्राई करें। F स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है? वीक है, आंसर दे, बताओ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में अभी करके आया था, COEN2Cl2 का आंसर इसका 6 है, तो ऊपर वाले का जवाब दे दो बस। कोबाल्ट F6 3 माइनस में है, ये वाला x -6 इक्वल टू -3, उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस 6 x की वैल्यू निकलेगी +3। ठीक है, कोबाल्ट का नंबर अपने पास में 27 अगर सेट किया जाएगा तो आर्गोन तक जाने के बाद में 4s2 और 3d 7 प्लस सेट करने पर +3 बनाने पर आर्गोन तक तो बहुत बढ़िया बैठेंगे हम लोग।
4s में 0 और 3d में 6। अगर मैं VVT के हिसाब से जा रहा हूँ क्योंकि ये वीक लिगेंड है, तो अपने पास में आर्गोन तक तो सेव किया, उसके बाद में पहले डी लिखे गए, 5 बना दिए, उसके बाद में 4s, उसके बाद में 4p, ये वाले 4s, ये वाले 4p और ये वाले 3d। इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। काम की बात है, लिगेंड कैसा है, वीक है, तो वीक होने पे 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडेशन sp3d2। इन्हें भी याद कर लेना भैया शेपों को, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जो भी होती है यहाँ पर भी, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, जितनी भी है याद कर ले। ठीक है भाई, पेयरिंग होगी नहीं तो 4 एम्पियर रह जाएंगे, 4 एम्पियर यानी कैसा बन जाएगा नेचर, पैरामैग्नेटिक। करेक्ट आंसर है। अगला, राइट द आयुपेक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTNS3। इसका नाम बनाना, ये तो बहुत सही काम दिया, मजे आएंगे अब तो। बताएंगे भैया ध्यान से, जल्दी बताएंगे। डाइअमाइन, उसके बाद में डाइक्लोरिडो, उसके बाद में प्लेटिनेट की प्लेटिनम, प्लेटिनियम आयन, वो भी स्टेट निकाल दो इसकी। इसकी बना दी मैंने x, ये वाला बन जाता है 0, Cl2 का -2 = 2 में +2 x वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 4। तो प्लेटिनम आयन लिख सकते हैं ना, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में फोर्स लगा के क्या बना देंगे, आयन। अगली काम की चीज, एक्सप्लेन वेदर द कॉम्प्लेक्स, ये जो बनेगा ये इनर ऑर्बिटल है, मतलब sp3d2 है या फिर d2h। बनाओ से बनाओ फटाफट, सेट पर चलने दो कहानी। बताओ बताओ। NH3 स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कोबाल्ट के साथ में और बाकियों के साथ में? एक्सेप्शन है कहीं पे, 2-3 एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन है कुछ सवाल में एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्या था आंसर बता। आउटर नहीं होगा, खेत आउटर नहीं होगा। ठीक है, आउटर नहीं है भैया, है ना। NH3 कैसा होता है अपने पास में, स्ट्रॉन्ग। किसके केस में स्ट्रॉन्ग है, कोबाल्ट में स्ट्रॉन्ग है, और बाकी अगर निकल विकल में आ जाए तो कैसा होगा, वीक। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग होती ही वो आउटर से किस में कन्वर्ट हो गया, इनर कॉम्प्लेक्स में। और इनर कॉम्प्लेक्स में मैंने देख के जा 6 है तो D2 sp3, शेप क्या बन जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगला। हाँ भाई, VBT है, सॉल्व अपने आप ही सॉल्व कर दें। द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स बताओ, शेप निकालो इसकी, ऑक्टाहेड्रल है, क्या निकाल रही हो। ठीक है, अगली काम की हाइब्रिडाइजेशन सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा, निकालो। अब NH3 कैसा, स्ट्रॉन्ग की वीक, अब वीक है, अब सॉल्व कर दोबारा से। sp3d2 है ना, वीक है तो साफ हो गया sp3d2, सिंपल सिंपल सीधी सीधी बात। अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डबल सॉल्ट, बता सकते हैं। आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल, उसकी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का चक्कर होता है, दो होती है, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो टोटली डिसोसिएट हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट नहीं होते हैं। ये जनरली सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, जनरली सॉलिड स्टेट में।
मतलब जितने भी दो भी डिफरेंस है मैं लिख देना, कुल मिला के बात ये। ठीक है, अगले सवाल का जवाब, व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ COCl6NH3 ट्रीटेड विद AgNO3 के कितने मोल्स निकले? 3 मोल्स। तो राइट द आंसर फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला बनाना है। दे भैया अगर 3 मोल निकले हैं तो सुन ले, कोबाल्ट अगर AgNO3 के 3 मोल्स ऑफ AgCl निकलते हैं। अच्छा, AgNO3 से जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है COCl3 और डॉट 6NH3 की, तो ये अपने पास में 3 मोल्स ऑफ AgCl देता है। अपने 3 नेगेटिव आयंस हो गए। ओके, बन जाएगा ClNH3 का होल ट्वाइस, नहीं 6 और बाहर आ जाएगा Cl3। किसी को पल्ले पड़ा के आंसर? मैं तुम्हें कुछ बात बता दूं, तुम्हें क्या करना है वो सुन लो। CO के पास में कितने NH3 लगेंगे? तो 6 NH3। कितने मोल बाहर निकले? तो बाहर Cl2 Cl3। अगर बोलता कि 2 मोल बाहर निकले तो बाहर Cl2, बोल दे 4 मोल बाहर निकले तो चार बाहर बना देंगे। अच्छा, बाहर वही बनाना है जो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ AgCl है तो Cl। ठीक है, NO3 से Cl बना। तुम बस इतना आंसर ध्यान रखो कि अगर 3 मोल्स बाहर निकाले जा रहे हैं तो तुम्हें इसमें 3 चिपका देना है। ठीक है, और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में फालतू के जो लोग पाए जाते हैं वही बाहर निकलते हैं, ये भी ध्यान रखना। Cl को तुम्हें बाहर रखना है। मेन कंपाउंड ये है, इसको इससे लिंक करना है। ये वाला आपस में लिंक करें और 3 मोल बाहर निकाल दें बस, और ज्यादा मूड मत मारो अभी। ठीक है, अच्छा। हाँ भाई, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स? ये कौन सा आइसो बना सकता है? कभी तो S से और कभी N से। तो कौन सा बनाएगा? लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। ठीक है, अगला 11, द फॉर्मूला ऑफ CONH3 5CO3Cl कैन रिप्रेजेंट, के डब्बे भी नहीं बने यहाँ पे, कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स और एक क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। राइट द स्ट्रक्चर, आज बनाने हमें बनाने हैं। एन आईयूपैक नेम ऑफ द, इसके तुम लोगों को 2 फॉर्मूले बनाने हैं। एक तो बनाना है कार्बोनेट वाला, एक बनाना है क्लोराइड वाला। तो कार्बोनेट का बनाएंगे तो CONH3 का होल 5 CO3 के बाहर लग जाएगा Cl, और अगर दूसरा बनाएंगे तो CONH3 का होल 5 Cl, बाहर कौन लग जाएगा? CO3। 2 बना दी। ये कौन सा आइसोमर पहले ही बता दो, इसमें एक कंपाउंड अंदर से बाहर रिप्लेस हो गया। तो पहली बात तो आइसोमर कौन सा बन चुका पूछा नहीं है भाई, ऐसे ही कह रहा हूं, आयनाइजेशन आइसोमर हो गया सबसे पहली काम की चीज। अब इसका नाम बनाना है। इसका नाम ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें कितने अमाइन है? पेंटामाइन। तो बन जाएगा सब पेंटामाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेट है ये, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। उसके बाद में कोबाल्ट के ब्रैकेट में कितनी स्टेट है पता लगा लेना एक बार, शायद 3 आएगी मे बी। ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे अपन लोग क्लोराइड, क्योंकि NH3 का 0 होता है, कार्बोनेट का -2 होता है, इसका 1, तो शायद 3 बनेगी। और अगर इसका बना देंगे तो अपने पास में वापस से पेंटामाइन क्लोरिडो, पेंटामाइन क्लोरिडो, कोबाल्ट के ब्रैकेट में जो भी लास्ट में क्या आ जाएगा? कार्बोनेट। अब कार्बोनेटो नहीं बनेगा, नाम लिख देता हूं, इसका नाम बन जाएगा सब पेंटामाइन। उसके बाद में पेंटामाइन के बाद में क्लोरिडो, क्लोरिडो के बाद में कोबाल्ट, क्लोरिडो के बाद में कोबाल्ट के ब्रैकेट में जितनी स्टेट हो छपा देना, और लास्ट में लग जाएगा कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट पहले था तो उसको कार्बोनेटो बोल दिया, लेकिन अब उसको कुछ नहीं बोलेंगे, पहले कार्बोनेटो, उसके बाद में अब कार्बोनेट। ठीक है, बस फॉर्मूले बनाने थे, शेप लिखनी है। आगे देखें ध्यान से, गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनका फॉर्मूला खुद ही बनाओ। चलो, नाम दे दिए, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो। ये तो काम मिलेगा ही तुम्हें पेपर में, सीधी सीधी बात।
पोटेशियम, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, जिंक OH4, ठीक है। जिंक की स्टेट क्या दी गई है 2, तो इसकी 2 और इसकी माइनस के 4 यानी माइनस के 2। इस पर है माइनस के 2 वैलेंसी, इस पर कितनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 ब्रैकेट में लग जाएगा ZnOH की पावर 4, OH होल 4 खत्म। अगला अगर इसका बनाएंगे तो हेक्सामाइन प्लेटिनम 4, हेक्सामाइन यानी कि प्लेटिनम PT NH3 का होल 6 आएगा, है ना, और इस पे 4 है, तो इसके 4 का मतलब है कि यहाँ पे 4, इस पे 0, तो Cl पे कितना लग जाएगा, Cl पे 4 लगेगा। अगला इसका जवाब ध्यान से, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसका नाम ऐसे बता दो, टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो क्रोमियम सेकंड आयन, नहीं थर्ड आयन, ठीक है। अगली काम की चीज, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अपने पास में 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस और ट्रांस, इसके बना के दिखाने हैं, तो ध्यान से देख लें। एक बार लिख देता हूं CR, अगर मैंने यहाँ पे लिखा NH3, यहाँ पे भी लिखा NH3, यहाँ पे भी लिखा NH3 और यहाँ भी लिख दिया NH3, सबके सब एक साइड में, ऊपर Cl, ये कौन सा आइसोमर है, सिस। और अगर मैंने CR में ऊपर Cl और नीचे Cl लगा के यहाँ पे NH3, उसके बाद में यहाँ NH3, उसके बाद में इधर NH3 और साइड में NH3, ये कौन सा बन जाएगा, ट्रांस, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगली काम की चीज, 1 मिनट, इनमें ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कौन सा है, नॉन सुपर इम्पोज विद द मिरर इमेज और सुपर इम्पोज विद द, वैसे तो ये सारे दोनों इम्पोज हो जाएंगे, नहीं ये नहीं होगा, ये मैंने गोल बना दिया, थोड़ा टेढ़े होके बनते बॉन्ड एंगल्स तो, पर ये तो परफेक्ट कैसा बैठेगा, सिमेट्रिक। अभी आगे आ जाए सवाल तो देख लेना, ठीक है भाई। इसके बारे में डील करें सभी लोग, पहला वाला भले ही मत करो, ये वाला करो ध्यान से, इसकी बॉन्डिंग ज्योमेट्री मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब बताना है, बताओ, इस्तेमाल करें सभी लोग, कोई भी जो तुम्हें आती हो, BBT CFT वॉटएवर बनाओ। मैं सब लिख दो, स्पिन स्पिन कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, टेट्राहेड्रल, सब कुछ। CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इन सारी चीजों को याद करेंगे सब, ये बात मुझे याद नहीं है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है। किसी का आंसर बन गई हूं तो कृपया बता दे, सारी बातें बता दे। पहली बात ये बता दे कि पैरा की डाई है, डाई मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मूवमेंट है कितना, म्यू की वैल्यू, अच्छा तभी तो डाई है। स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा है इसका, लो। कलर्ड की कलरलेस, कलरलेस है क्योंकि कुछ है ही नहीं। उसके बाद में अगली काम की चीज, अगली काम की हाइब्रिडाइजेशन, DsP2, DsP2 शेप कौन सी हो गई, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लेनर। चल भाई आगे बढ़ाते हैं, आगे 15 नाम बनाओ, अपने आप बनाओ, आसान है अब तो। गजा क्या काम निपटाना है, पुराना जोड़ने है अगर वो हुआ नहीं है तो, और नया भी जोड़ लेना है। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और नोट्स सब जोड़ते चले संग के संग, है ना। चैप्टर डिवाइड नहीं करने, दिनों से डिवाइड नहीं करने, 4 बचे हैं अभी तो, 4 दिन, 3 2 1 0।
पहले वाले का नाम हेक्सामाइन कोबाल्ट, ब्रैकेट में कितना 3 और क्लोराइड। उसके बाद में अगला टेट्राक्लोरिडो निकलेट, सेकंड नहीं 6 सेकंड है, -3 उधर जाकर +4 है, -4 +4 ठीक है सही है सेकंड। उसके बाद में इसका पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड ठीक है। अगला 14 राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। अरे 1,2 डाइअमाइन जानते हैं EN को, फॉर्मूला भी जान ले वैसे तो अगर बढ़िया रहेगा। डाइअमाइन का मतलब NH2 दोनों साइड NH2 और इथेन है तो दोनों ऐसे ही ऐसे करके CH2 और इस जगह पे भी, तो ये इसको बोलते हैं EN इथेन 1,2 डाइअमाइन ठीक है। बिस का मतलब कितने लग चुके हैं 2, ट्रेस होते तो 3 हो जाते। तो फॉर्मूला बनाता हूं पहले, डाई हाइड्रोक्सीडो 2, उसके बाद में क्रोमियम पे 3 है, फिर क्लोराइड है। अच्छा 1 मिनट, मतलब कि क्रोमियम है EN का, होल ट्वाइस है, डाई हाइड्रोक्साइड यानी कि OH पर भी होल ट्वाइस है। उसके बाद में इसकी जो वैलेंसी है वो अपने पास में 3 है, इसकी 3 है, इसकी 0 होती है, इसकी -2, तो 3 - 2 करेंगे तो +1, तो सामने वाले पे 1 क्लोरीन लग जाएगा, हटाओ। तो ये तो बना दिया अपन लोगों ने इसका फॉर्मूला ठीक है। तो पहली काम की चीज तो पहला सवाल डन हो गया। अगला डज आयनाइजेशन आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट। क्या इसका आयनाइजेशन आइसो बन सकता है? किसे बोलते हैं आयनाइजेशन? जब बाहर वाला अंदर चला जाए, अंदर बाहर आ जाए, लेकिन वो तब तो पॉसिबल नहीं। जो सेंटर मेटल अपना कैसा, ये वाला मेटल एटम कैसा अपना नेगेटिव है पीछे है, वो तो तभी बनेगा जब बाहर कौन सा आयन होगा, काउंटर आयन होगा। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। अगर बाहर काउंटर आयन होता मतलब कि इधर होता, मान लो कोई नेगेटिव आयन होता, तो एक्सचेंज होने के अपन लोग सोच भी सकते हैं, लेकिन काउंटर आयन तो बाहर है ही नहीं, वो तो मेटल है, पॉजिटिव है। और मेटल के साथ में ये वाला आइसोमर नहीं बनता, वो किसके साथ बनता है? काउंटर आयन के साथ में। आयंस के साथ में सब, मैं अंदर जाता हूं तू बाहर आ जा, लेकिन मेटल ऐसा नहीं करेगा कि मैं अंदर जाता हूं तू बाहर आ जा। मेटल कोबाल्ट वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है, तो इसमें बनना पॉसिबल नहीं है, नो। बिकॉज ये वाला आइसोमर बनता है किसकी हेल्प से? काउंटर आयन की हेल्प से, ना कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। काउंटर आयन से बनता है, ना कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, इससे नहीं बनेगा। अगला ध्यान से देखें, इज द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ए लुईस एसिड होता है कि लुईस बेस होता है? इस लुईस एसिड किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, और बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कि डोनेट करता है? एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए वो लुईस एसिड कैटेगरी में आता है। सेंट्रल मेटल एटम आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसलिए उनको अपन लोग लुईस एसिड में कंसीडर करेंगे, ये भी ध्यान रखें। चल भाई आगे, पेज नंबर 15, नहीं क्वेश्चन नंबर 15। डेफिनेशन है सीधी सीधी। एम्बिडेंटेड किसे कहते हैं? जिसके पास में 2 होते हैं लेकिन एक टाइम पे एक का इस्तेमाल होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल HCN और NO2, कभी कभी N का, कभी कभी O का, और HCN में कभी S का और कभी N का। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोला जाता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीलेट कॉम्प्लेक्स इन्हें बोलते हैं, जो अपने पास में रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और हाईली स्टेबल भी होते हैं वो लोग, ठीक है। इसका जवाब, राइट द आईयूपैक नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन। इसका अभी तो करके आए शायद, COF6 का किया था शायद, रहने दो। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करके मैग्नेटिक मूवमेंट ये सब निकालना है। इनका कर लिया तुम लोगों ने। NH3 स्ट्रॉन्ग की वीक, कोबाल्ट के साथ में NH3 स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़ा देते हैं, ये ध्यान से देखें। इन मेटल कार्बोनस मेटल लिगेंड बॉन्ड पॉजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। सिग्मा यानी कि सिंगल और पाई यानी कि डबल। डबल में सिंगल भी होता है, कोई नहीं, चलो। कमेंट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, गिव रीजन फॉर द आंसर। इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल का जब कार्बोनिल्स का बॉन्ड बनता है तो मेटल लिगेंड बॉन्ड पॉजेस बोथ सिग्मा एंड पाई। मेटल्स का कार्बोनिल के साथ में कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई भी होता है, हाँ दोनों होते हैं। पर देखो ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि मेटल, ये थ्योरेटिकल, बहुत थ्योरेटिकल है। मेटल जो बॉन्ड बनाते हैं उनमें सिंगल डबल सारे बॉन्ड अवेलेबल होते हैं कि कार्बन के साथ में? हाँ सारे होते हैं।
मतलब ऐसे आंसरों में को तुमसे कमेंट करने की बोले, पॉजिटिव कमेंट, यस, और आंसर को बढ़ा दें अपने आप ही। मतलब कोई भी क्वेश्चन, खासकर डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर में से जो तुमने कभी पढ़ा हो नहीं पढ़ा, उसमें कुछ भी खाली छोड़कर नहीं आना है, घुमा फिरा के डी ऑर्बिटल, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ भाई सारी बात सही है। जो सवाल कह रहा है मतलब थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करके तरीके से लिखना ही लिखना है। इसमें बनते हैं मेटल एटम, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बनाते हैं, बात करेक्ट है। बनाते क्यों है? अपनी एबिलिटी है उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करने की, डोनेट करने की, एक्सेप्ट करने की, इस वजह से। ध्यान दो, कमेंटमेंट बेकार चीज है। 19 ध्यान से देखें, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द दिस, बना देंगे ना इसके ज्योमेट्रिकल। एक बार ई एन दोनों किनारों पे CL ऊपर, और एक बार 2 EN साथ में, उसके बाद में CL इस साइड में, ऐसे करके। कौन है ये? कोबाल्ट है। CL यहाँ पर, EN और ये EN, इससे बन जाएगा। और इसके अंदर ऐसे EN ऊपर CL, उसके नीचे भी CL। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ट्रांस वाला, क्योंकि अपनी ज्योमेट्रिकल शेप पे सुपर इम्पोज, मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। अगर अपन लोग इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो इसकी सेम टू सेम बनेगी, इसको इसके ऊपर रखेंगे सुपर इम्पोज हो जाएगा। और जो सुपर इम्पोजेबल है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। तो इसके सिस और ट्रांस में कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? सिस वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, इस वाले का जवाब दें। What will be the color of precipitate obtained when ionization isomer of the compound this CH3SO4 react with AgNO3? जब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो किस कलर कंपाउंड बनेगा? ठीक है, अपन लोगों ने भी पिछले वाले में रिएक्शन देखी थी, यहां पे कौन था? Cl था और ये Ag था। तो बाहर क्या निकला था? AgCl। कितने मोल निकले थे? 3 मोल। अगर अब ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? AgBr, ये बनेगा। AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कलर पता है किसी को? सिल्वर ब्रोमाइड का कलर, पहले AgCl बना था, अब AgBr बना है। केमिस्ट्री लैब में है, वैसे केमिस्ट्री लैब में अलग अलग कलर की डिब्बियां पाई जाती हैं, कभी गौर से देखना, अलग अलग कलर भी होते हैं। कोई बोतल गहरी नीली, कोई काली बोतल होती है, कोई बोतल ट्रांसपेरेंट होती है। वो बोतल काली क्यों बनाई गई है? कांच बचा नहीं था इसलिए। उसके पीछे का रीजन है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने ना करने के पीछे का रीजन है। AgBr बनेगा पहली बात। और AgBr का कलर अगर मैं तुम्हें बता दूं तो लगभग येलोइश ही होता है वैसे, है ना? येलो मान सकते हैं, डार्क येलो, पेल येलो, ऐसे करके येलो कलर AgBr के लिए। AgBr ओके। जवाब दे इसका। क्वेश्चन में बी पढ़े, याद कर लेना। और क्या? AgBr येलो, खत्म। है एक एलिमेंट है M, वो कॉम्प्लेक्स A बनाता है इथेन 1 डायमाइन के साथ में, और B बनाता है क्लोराइड के साथ में, हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मुझे करना क्या है इसमें, ये बता। आउट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स विच वन विल बी मोर स्टेबल एंड वाई? ठीक, कोई मेटल M है, उसने इसके साथ में बॉन्ड बनाया, कोई कंपाउंड A बना दिया, और इसके साथ में B नाम कंपाउंड बना दिया कोई सा। अगर मेटल En के साथ बनाएगा तो En कितने चाहिए उसको? 3, क्योंकि उसका नंबर क्या दिया गया? 6 दोनों के इसमें। और मेटल ने अगर Cl से बनाया तो बन जाएगा MCl6। तो पहला सवाल ये कि जो A कंपाउंड बना और ये जो B कंपाउंड बना, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। ज्यादा स्टेबल कौन सा इनमें? क्वेश्चन ये पूछा आउट ऑफ द टू जो बने इनमें विच वन विल बी मोर स्टेबल एंड वाई? पहली बात तो ए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी से। उसका रीजन है चिलेट इफेक्ट। ए के अंदर साइक्लिक चेन बनती है, चिलेट रिंग बन जाती है, और रिंग आर मोर स्टेबलाइज एज कंपेयर टू सिंपल। ठीक है, तो ये ज्यादा है बिकॉज ऑफ चिलेट इफेक्ट। स्टेबिलिटी ज्यादा है, चिलेट इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी ग्रेटर है इससे। ठीक है भाई, अगली चीज, if the metal forms a D4 ion, which complex will have higher magnetic moment? If the metal forms D4 ion, इनमें से किसका हायर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा? D4 आयन बनाना है। अच्छा,
हाँ सही बात है, ये तो मूवमेंट पे ध्यान आने वाली कहानी है ना, मतलब जैसे तो क्या, सीएल कैसा लीगेंड अपने पास में, वीक लीगेंड है, और ईएन कैसा लीगेंड अपने पास में, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। अगर ये वीक लीगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं, पेयरिंग नहीं होगी तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हाई होगा। तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होने की वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट लो है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हाई है। तो लिख देंगे बी हैव हाई मैग्नेटिक मूवमेंट, हाई मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू वीक लीगेंड। बस ठीक है, अगली काम की चीज, क्वेश्चन 21 का जवाब ध्यान से। ये ग्रीन है, चलो ये बात तो तुम्हें याद कर लेनी चाहिए अभी। एक काम करें सभी लोग, पहले इनकी निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालो दोनों की, निकल दोनों की, इस वाले की इस वाले की। इसका कलर ग्रीन क्यों है, इसका कलर ब्लू क्यों। अब जैसे ये सवाल है, अब कलर किसी का कुछ भी हो, उससे अपन लोग क्या कर सकते हैं, हमें इसमें बस पेलना है आंसर, तो कुछ नहीं करना हमें, ठीक है, बस छाप के आना। पहले तुम स्टेट निकाल लो पहले, फिर बताता हूं। NiH2O6 का ग्रीन कलर है और NiH2O4 का आंसर ब्लू कलर का है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ओम नमः शिवाय। बैटरी deterioration, reduction in performance, visit our Samsung center to change your battery। बन गया, क्या है ना, पहले वाले क्या स्टेट है, अगले वाले क्या है, दोनों की +2 है। अब सवाल ये है कि बता भैया क्यों उसमें ग्रीन कलर है जबकि उसमें ब्लू कलर है। पहली बात तो एकदम एक्यूरेट जवाब, एकदम असली जवाब, असली जब बढ़िया वाला जो है सो है, हमें मानना ही पड़ेगा। उसमें आंसर पे क्या लिखना है, आंसर सुनो भैया, ये कैसा लीगेंड है, तो उसकी स्प्लिटिंग मतलब कलर अलग अलग। देखो इसमें 6 लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 4 ये 2 ये 6 हो गए। तो अपने पास में लीगेंड वीक है, ये वीक है। मतलब सवाल क्या है, सवाल सुन लो, सवाल ये कह रहा है कि सब निकेल दोनों ही जगहों पे नंबर कितना दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। इसकी स्टेट कितनी दोनों जगहों पे 2 है, यहां पर भी नंबर 6 है, स्टेट कितनी है 2 है। तो जब नंबर भी सेम है, स्टेट भी सेम है, सब कुछ, तो फिर अलग अलग कलर क्यों है, ये है क्वेश्चन। कलर ब्लू और उसका नहीं है कि तुम उसमें वो छाप रही हो। सवाल ग्रीन और ब्लू का क्वेश्चन नहीं है, सवाल ये कि साहब जब इसका स्टेट भी यहाँ पे 2 है और नंबर भी 6, इसका स्टेट भी यहाँ पे 2 है, नंबर भी 6 है इसका भी, तो अलग अलग कलर क्यों है। सबसे सिंपल रीजन साहब, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग वीक लीगेंड है तो इसमें कम स्प्लिटिंग हुई होगी, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा हुई होगी। जहां पे स्प्लिटिंग कम हुई वहां पे अलग कलर दिखाया, जहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा वहां पे अलग कलर दिखाया। ये है सवाल, ये नहीं कि सब दो अलग अलग कंपाउंड का कलर ब्लू और ग्रीन पे तुम्हारा फोकस है। मेन बात है कि सब कुछ सेम होने पे आंसर अलग अलग क्यों है, क्योंकि लीगेंड्स अलग, रिपल्शन अलग, कहीं पे ज्यादा गैप है कहीं पे कम गैप है। जहां अलग गैप है वहां पे अलग अलग कलर भी है। अब वो चाहे रेड येलो पिंक पर्पल कुछ भी हो, क्वेश्चन का मेन फोकस कलर पे नहीं है। वो इस बात को पूछना चाहता है कि तुम्हारा इस बात पे ध्यान गया कि नहीं, कि सब कुछ सेम होने के बाद में आंसर डिफरेंट क्यों है, गैप। ये वाला ध्यान से देख लें। राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। घर वालों को कितने समय का आवाज से कब छुट्टी होगी, नहीं कोई आवाज नहीं है, कोई नहीं, फॉर्मूला बना देंगे ना। कोबाल्ट पे कितने लगाने अपन लोगों को, ट्रिस यानी कि COEN का होल थ्राइस। उसके बाद में इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो बन जाएगा 2 यहाँ पे, तो SO4 का होल थ्राइस। पता नहीं मैंने कैसे किया, सल्फेट की 2 होती है और उसकी 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है आगे, और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देख लेना। अब 22 यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सॉल्व करें भाई पूरा। ठीक है चलो बना, ये तो आना ही चाहिए।
हर हाल में। बन गया, आंसर बन गया। पहला जवाब क्या है? ये HBD। क्या बना आंसर, क्या बना इसका? D2SP3 D3। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। बना किसी का बना? ये बढ़िया है। हमारा तो D3SP2 बनना, भले में कुछ एग्जिस्ट करता हो इस दुनिया में या नहीं करता हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, Mn का क्रमांक 25 बनेगा 18 आर्गोन तक। उसके बाद में कितना? 4s 2 और 3d 5। कौन सी स्टेट में ये? +3 में तो बन जाएगा Mn +3। +3 निकालते अपने पास में आर्गोन तक तो साफ बाहर निकलेगा 4s0 3d कितना? 4। यही है ना। अब चले जाओ उस पे, वो किस पे, कौन है वो? ये, हाँ ये वाला, ये वो। अरे मैं रोहित शर्मा क्यों हो गया हूँ? ये वो हो गया अब। ज्यादा लगाता बोलने तो जाता। 4SP 4P। ठीक है, 1 2 3 4। है यूजिंग VBT एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन। पैरामेग्नेटिक कॉम्प्लेक्स यूजिंग BBT एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द पैरामेग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है, पहली बात तो है ना। क्या चक्कर पड़ता है ये? एक मिनट। है, याद रखने वाला होगा ये सवाल, वैसा नहीं होगा ये ज्ञान से।
4 बिट करना है ना, 4 खत्म। किसी को बल्ले पड़ा, ये बल्ले पड़ा, 4 ही तो लास्ट में 4। तो मैंने 4 मतलब मैंने, उसने बोला वीबीटी है, पर मुझे पता वीबीटी में कुछ कमी आती, सीएफटी में तो कोई कमी नहीं थी ना, सीएफटी तो ठीक चीज थी ना, सीएफटी तो नहीं समझे। सीएफटी अपने आप में एकदम कंप्लीट, सीएफटी में कोई मिस्टेक नहीं थी, कुल मिला के थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमियां थी, बढ़िया थी। अगर मैं इसको सीएफटी से देख रहा हूं तो मैं इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 चौथा यहीं बदलूंगा, बदलने के बाद ऊपर जाऊंगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कुल मिला के बात ये, तो उसमें पेयरिंग यही होगी, ये वाले यही केस है, मक्का दुष्ट केस जनक कहा जाता है, आंसर फिट करने वाले केस कि बालक याद करके क्यों नहीं आया तू पहले से, ये वाले वो आंसर है ये। तो 1 2 उसके बाद में 3 4 5 और ये वाला 6 बनेगा D2sp3, पेयरिंग हुई भी और आधी पेयरिंग हुई, ऐसे करके इससे डील करें। मतलब इससे तो मैंने बस बुद्धि उड़ाई है कि मैं आंसर ऐसे फिट कर आऊंगा, है ना, दिमाग लड़ा रहा हूं मैं कि इसमें कमी नहीं है, तो ये वाला जवाब सही दे देगा, और सही जवाब तक पहुंच गए अपन लोग। अब मैग्नेटिक मूवमेंट किससे निकालोगे, एन की वैल्यू क्या लगाएंगे 2, कि 2 अनपेयर्ड है, तो बन जाएगा म्यू अंडर 2 मल्टीप्लाई में 2 + 2 4, 4 दूनी 8, और जो भी आंसर बनेगा 3.8 के आसपास। ये बात चेक भी करूंगा वैसे इसका, है ना। और ये वाला कौन सा है, इनर। अगले का जवाब दे दें लास्ट, बनाओ, सीएफटी दे दिए, चलो। अच्छा एक सवाल भाई, इसका जवाब, व्हाट आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, इसमें सादे लिगेंड सेम होते हैं, आईयूपैक नेम, इसका ही मत करो, ये वाला करें बस सीधे सीधे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D5 अगर टी डेल्टा नॉट ग्रेटर है। जानते हैं डेल्टा नॉट ग्रेटर होने का मतलब कौन सी स्प्लिटिंग हो रही है, अगर डेल्टा नॉट ग्रेटर है तो वो कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है भैया, ध्यान रखें, वो ऑक्टाहेड्रल है अगर ग्रेटर है तो, और अगर डेल्टा नॉट डेल्टा लेस देन है तो कौन सी, फिर वो टेट्राहेड्रल है। बना भैया, चल ट्राई बात है। D5 का क्या इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ऑक्टाहेड्रल में, जल्दी लगा दो, काट पीट के सेट करके अभी ये वाली जल्दी लगा दो। हाँ ठीक, ब्रश लगेगी ना, अभी कटेगी ऊपर से। ठीक ठीक ठीक, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, ठीक है, काट दो काट दो। बना उत्तर बना भाई। T2G में कितने हैं, 5, 5 T2G में 5 है। और EG में कितने आ जाएंगे फिर, 0। T2 में 5 ही तो आएंगे, EG में कितने आ जाएंगे, 0। ये टेट्राहेड्रल है, नहीं ऑक्टाहेड्रल है, टेट्रा होती तो पहले नीचे जाते फिर ऊपर जाते हैं। इसमें 2 चीज और है, एक मिनट रुको, पहली बात तो डेल्टा नॉट तो मतलब ये ऑक्टाहेड्रल ही है, ठीक है। अब इसमें 2 केस सुन ले भाई सभी लोग, अपने पास में कुल सीएफटी में कितने पार्ट है टोटल, 3 पार्ट कौन से ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का चक्कर है, और उसमें टेट्राहेड्रल में कोई चक्कर नहीं है, टेट्राहेड्रल में तो फिक्स है, एक ही है, मतलब पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। अब ध्यान से बात सुनो, हम लोगों ने जब इसको समझा तो डेल्टा नॉट यानी कि ऑक्टाहेड्रल होती, नीचे कितने आ जाएंगे 3, ऊपर कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। उसके बाद में अगर 5 बदने हैं तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, दोनों जवाब सुन लेना ध्यान से, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आंसर क्या होगा, और अगर वीक लिगेंड है तो आंसर क्या होगा बताओ। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आंसर,
5 बदने हैं 5। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आंसर क्या होने वाला है, और लिगेंड अगर वीक है तो आंसर बताओ, बस सिंपल। तुम अखबार की लोकसभा में बैठे हो क्या? सारे मंत्रिमंडल आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बिल पास होगा। रेड से रेड चला दिया, 1 2 3 और ये वाले 4 और 5। उसके बाद में आगे वीक वाले बताएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो स्ट्रॉन्ग के केस में बन जाएगा T2G में 5 और EG में कितने 0, और वीक में कितने T2G में 3 और EG में कितने 2। अब बात है कि डेल्टा नॉट ग्रेटर होने पर ही कौन सा लीगेंड हो गया, स्ट्रॉन्ग लीगेंड। तो आंसर खत्म। अब अगला टारगेट सुन ले। ओपन करना ना, एक सेकंड सेव करना पहले। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हमने जो सुबह फाइल डाली थी वो कहाँ है? अच्छा ये रही, 1 मिनट, न्यू। हाँ भाई, अब घर पे क्या करना है सबको, पुराना काम जोड़ देना है, नया काम खत्म कर देना है। कल चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नहीं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स वो ठीक ठाक ही है, पहले वही है, उससे पहले फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे पहले फिर सॉल्यूशन है। कल तारीख कितनी है, और कल आने का समय, आज तो मैं जल्दी आ गया, कल नहीं आऊँगा स्कूल से ना, रोज सही नहीं लगता। कल सेम रहेगा 3 बजे का ही, ठीक है, ध्यान रखें। चलो बंद कर दिए।